इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में। तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए जी। और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। हमारे देश में एमएसएमई का रोज़गार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोज़गार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और जीआई सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर एमएसएमईज़ सामने आते हैं, तो उसमें हम लोग भी अपने एमएसएमई चैम्पियन स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में जी। बिकॉज़ कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम जीआईज़ थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब जीआईज़ ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं। नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? क्या हो जब उसे कानूनी दांवपेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आकाशवाणी पॉडकास्ट के आज के अंक में मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी 2 दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी? आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है। कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है।
आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्यप्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके? देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो ख़रीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलम्ब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डीलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। और हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलम्ब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में। तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए जी। और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSCFCs हैं, जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं, चूँकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं। तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है, चूँकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। जी। तो एक ODR पोर्टल है हमारा, जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था। उसमें हमारा जो सेलर और परचेज़र दोनों उस पर रहेंगे, और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए। नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के या एंटरप्राइज़ के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिज़िकली दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी। और ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें, इस बिल पर ट्रेड्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें, जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि मान जाइए कि आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से? देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेज़र के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूँगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर
जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इन्वॉइसेस को वहाँ पर रेज़ किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफ़ी आराम हमारे एमएसएमईज़ को मिलेगा, चूँकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की ख़रीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। सीपीएसईज को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑन बोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन एमएसएमई से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा। यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम हैं और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहाँ तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज़ के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है, अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज़्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफ़ी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है, जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है? इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवॉर्डेड राशि में का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवॉर्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज़ के फेवर में, अगर कोई अपील 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवॉर्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलम्ब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिल ही गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है। एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है? देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है जी। और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफ़ी हुई, चूँकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेज इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हों कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुँच गई है।
तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और मैं ये समझता हूँ अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है, तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे। आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया। ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं, और जहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियाँ समझाते हैं। क्या इस तरह की भी कोई योजना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया, इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से। उन्हीं से ये फीडबैक ले करके, उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूँकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमईज़ के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमईज़ को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं, और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सकें। सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेंच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके? देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है, लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है, तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो ज़िला मजिस्ट्रेट या ज़िला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवर करने के लिए। वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है, ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा। एक और इसमें व्यावहारिक बदलाव किया गया है। पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था, उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देने की सोच है? देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस ज़रूर था, चूँकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है। उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है, तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है। दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1000 से 50,000 के बीच में। और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी की अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है, और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसकी भी लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है। एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है, और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई, इसलिए इस संशोधन बिल की ज़रूरत आन पड़ी। आज का ज़माना एआई का ज़माना है। क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है, जी। वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है। और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे। सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है। उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है, जी। उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस ज़िले में, कितनी महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं। और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियाँ निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ें और सरल होती जा रही हैं। आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, और जो ये पॉडकास्ट युवा देख रहे हैं उनके जहन में ज़रूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोज़गार देने का काम किया है MSME ने। क्या इस नए बिल से रोज़गार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है? देखिए, हमारे देश में MSME का रोज़गार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोज़गार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे MSMEs जो हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज़्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी MSME चैम्पियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएँ, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाएँ। Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाएँ और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज़ को। आज भी हमारे MSME क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं। जी। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेज़ बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बजाय इसके कि रोज़गार ढूंढें, वो खुद रोज़गार देने के लिए तैयार हैं और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज़ खोलें और लोगों को रोज़गार दे पाएँ। आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की। लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, ख़ासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की 2 मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं, और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है। और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI,
IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग का भी ऑर्गेनाइज़ की जाती है पूरे देश भर के अंदर। और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं। इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है। हमारे जो आकाशवाणी के दर्शक जो इस पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़े उनको इस बारे में भी बताएं। देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो ख़त्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख कर के क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बाकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूँकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर, पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो MSME क्षेत्र को डिफाइन करता है। तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज़्यादा एंटरप्राइजेज़ फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण। सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है MSME के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर? देखिए, MSME क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली इस बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया। और बैंक्स ने ये भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ये रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफ़ॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में। और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज़्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज़्यादा भूमिका बढ़ेगी, और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को। एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में GI टैग्स भी मिले हैं। बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है। जैसे हम बनारस की बात करें तो वहाँ बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफ़ी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहाँ कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं वहाँ पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहाँ कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहाँ की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैम्पियन स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में जी। बिकॉज़ कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं, और आने वाले समय में भी हमने MSME चैम्पियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके? देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, जी। ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे, और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है। 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है, और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है, और MSME, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% GDP में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज़्यादा ही है। क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में MSME क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। जी। आपने सही कहा कि आज के समय में भी GDP में 31% हमारा योगदान है, और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% GDP का बन जाएगा। एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रख कर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर बनाने और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो MSMEs हैं वो स्केल अप करें जी। और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें। और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे। उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे, और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों। उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं MSME चैम्पियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। आकाशवाणी पॉडकास्ट में अब समय बहुत कम है। आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं, या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में MSME से जुड़ना चाहते हैं। क्या संदेश देंगे उन्हें आप? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज़ हैं वो ये विज़न रखें कि किस प्रकार से अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें। और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ कर के भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएँ और प्रयास करें, और रोज़गार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोज़गार ढूंढें, रोज़गार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से। ये नया भारत है। नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं, और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है, और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे MSME क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं। उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि MSME क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी पॉडकास्ट में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू।